नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि मेरे जितने भी लेक्चर्स हों, वह आपके जो पैटर्न है एग्ज़ाम के, उसी पर बेस्ड हों, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत कुछ है और सिर्फ़ एक ही लॉ को हमें पढ़ना तो है नहीं। लगभग 15 से 16 कुल लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। देन आफ्टर आपका जीके जीएस भी होता है। यूपी जुडिशरी की बात करें या फिर बिहार जुडिशरी की बात करें, तो वहाँ पर आपको जीके जीएस भी आपको कवर करना होता है। तो वैसे भी अगर आप किसी दूसरे स्टेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो लॉ के सब्जेक्ट्स में कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने से तो आपको काम चलेगा नहीं, या जो ये 3 मेजर क्रिमिनल लॉज़ जो अभी नए आए हैं, उनको पढ़ने से भी काम नहीं चलने वाला है। बाकी भी और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके लॉ के। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको वही पढ़ाऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीरो एफआईआर, ठीक है? यह है आपका ज़ीरो एफआईआर, ठीक है? अब ज़ीरो एफआईआर को लेके मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि यह ज़ीरो एफआईआर जो है, ये नया जो क्रिमिनल लॉ आया है का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें तो इसको लेकर प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है? सेक्शन 173 जो एफआईआर का है बीएनएसएस, उसमें तो प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन सीआरपीसी में इसको लेकर प्रावधान नहीं दिया गया था, ठीक है? तो फिर पहले ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर्ड होता था या नहीं होता था? पहला सवाल यह भी है, ठीक है? तो इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है? पहले समझ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, ज़ीरो एफआईआर जो है, यह एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है। क्या है? एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है। क्यों है यह रिफॉर्म? हमारा जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है? उसमें एक बहुत बड़ा कहिए कि एक रिफॉर्म, एक क्रांति के तौर पर इसे माना गया, ठीक है? क्यों इसे क्रांति के रूप में हम मानते हैं? इसलिए ऐसा, क्योंकि होता क्या था कि मान लीजिए कि अभी जो नया क्रिमिनल लॉ जो अभी आया हुआ है, उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, हम लोग बैक में जा रहे हैं, ठीक है ना? होता क्या था कि अभी तो जो नया क्रिमिनल लॉ है, इसमें तो प्रोविज़न दिया गया है, इसलिए पुलिस को फॉलो करना है, लेकिन पहले नहीं था, सीआरपीसी में प्रोविज़न नहीं था। तो उस वक़्त क्या होता था कि मान लीजिए कि मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मुज़फ्फरपुर का एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ आपको, मुज़फ्फरपुर का मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, ठीक है? और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये बगल में विश्वविद्यालय थाना है, यूनिवर्सिटी थाना है, थोड़ी दूर पर आपका काजी मोहम्मदपुर थाना है, बगल में फिर टाउन थाना है ना? अब मुझे पता नहीं है कि मुझे किस थाने क्षेत्र के तहत जाना है, ठीक है? जिस लोकेशन में मान लीजिए मैं रहता हूँ, वहाँ से वो तीनों थाने पास में ही हैं, मुझे पता है नहीं, ठीक है? मैं मान लीजिए यूनिवर्सिटी थाना चला जाता हूँ, वो लोग कहेंगे कि नहीं, आपका जो एरिया है, कहाँ पर क्राइम हुआ? तो मैं बताऊँगा कि ऐसे-ऐसे इस एरिया में मेरे साथ अपराध हुआ है। तो वो लेने से पहले मना कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, और पहले भी जब सीआरपीसी, अब तो बिल्कुल ही नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि अब कानून में मेंशन ही कर दिया गया, सेक्शन 173 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, अब तो इसको लेकर बाकायदा प्रावधान ही दे दिया गया है। लेकिन जब सीआरपीसी था, उस वक्त भी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और उस वो जजमेंट क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया में सभी को वह मानना पड़ा, ठीक है? और उस जजमेंट के आधार पर जो है पुलिस ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करने लगी। लेकिन प्रोविज़न नहीं था, सीआरपीसी में प्रोविज़न नहीं दिया गया था। उसी जजमेंट के आधार पर ही सारी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता था, ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर किया जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है हमारा, ज़ीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हुआ कि इट अलाउज एनी पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर। यह ज़ीरो एफआईआर जो है, यह इसमें यह अधिकार मिल गया
कि आप किसी भी थाने में जाकर आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। इसमें किसी भी जुडिक्शन की बात यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखिए यह जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, यह जो इंट्रोड्यूस किया गया था जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, यह किया गया था आपका ये जस्टिस वर्मा, ठीक है। जस्टिस वर्मा जो है, ठीक है, जस्टिस वर्मा जो है उनके रिपोर्ट के आधार पर देखिए जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है कि जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी, ध्यान में रखिएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा या मेंस राइटिंग में भी अगर आप लिखते हैं जीरो एफआईआर से क्वेश्चन आना है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जीरो एफआईआर का जो है, पहले इसकी जो कहते हैं नींव, कोई मकान बनता है तो उसकी एक नींव होती है, ठीक है ना। तो इसका जो बेस तैयार हुआ था, ये जो कॉन्सेप्ट आया था पहली बार कब आया था, तो यह जस्टिस वर्मा कमेटी है, जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है, 2012 की, ठीक है ना, आफ्टर 2012। कब हुआ था ये जस्टिस वर्मा की कमेटी? निर्भया केस को हम सभी जानते हैं, निर्भया केस को कैसे भूलेंगे हम लोग, इस केस को तो हम सभी जानते हैं। यही निर्भया केस, चाहे वह कानून के क्षेत्र के लोग हों या आम पब्लिक हो, हर किसी को पता है निर्भया के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो निर्भया केस के बाद से ही यह डिबेट उठने लगा कि जो एफआईआर को लेकर है ना, तो यह सारी चीजें क्या हुई कि डिले ना हो, एफआईआर दर्ज होने में जैसे ही कोई अपराध होता है उसको लेकर थाने दर थाने दौड़ना ना हो, इस थाने जाइए, उस थाने जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, यह पूरी कहानी खत्म कर दी गई, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी, जस्टिस वर्मा कमेटी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जस्टिस वर्मा कमेटी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी है। और एक चीज मैं बता दूं कि लॉकुल का अपना टेलीग्राम चैनल भी है, बहुत जल्दी मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूं, तो टेलीग्राम आप सर्च कीजिएगा लॉकुल, LAWKUL, LAW लॉकुल, लॉकुल का अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप चले जाइएगा। वहां पर मैं जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उससे आपको सुविधा होगा। दूसरी बात की जो यह पीडीएफ नोट्स हैं, या मैं नोट्स भी डाल दूंगा। देखिए नोट्स से फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नोट्स से आप जो पढ़ेंगे ना, तो आपको एक सिनॉप्सिस की तरह वो काम करता है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं। अपनी लॉ की पढ़ाई की हुई है तो जैसे आप क्लासेस में लेक्चर सुनते हैं, उसके आधार पे फिर मेंस में, जैसे मान लीजिए आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, आंसर राइटिंग आपने लिखा होगा, ठीक वैसे ही मेंस में आपको करना होता है, ठीक है। तो इस नोट से आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। ज्यादा जिगजैग नहीं होता है, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, और ज्यादा सोर्स नहीं रखिए, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़िए। चलिए, तो जस्टिस वर्मा कमेटी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस कमेटी ने ये इंश्योर किया, ठीक है, क्या किया कि प्रॉम्प्ट एक्शन, मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए क्या करना है, विदाउट एनी डिले, किसी भी बिना देरी के क्या करना है, टेरिटोरियल जुडिक्शन, मतलब इस थाने जो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हमारे थाने के अंदर नहीं आता है, ठीक है, दौड़ाया जाता है, तो इस चीज को खत्म किया गया, रिकमेंड किया गया जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा, ठीक है। और वहीं से आपका यह जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर, ठीक है ना। जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट आया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि एम्ड एट इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन बाउंड्रीज। अब थोड़ा इधर आगे बढ़ जाए तो लोग कहेगा पीछे की तरफ चल जाइए, तो कहेगा सदर थाना जाइए, सदर थाना है, इधर आ गए यूनिवर्सिटी थाना जाइए। अब दौड़ रहा है आदमी, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कोई कहता है टाउन थाना जाइए, कोई कह वो भगा रहा है, कह रहा है काजी मोहम्मदपुर जाइए। मान लीजिए मेरी कोई एक्स पर्सन है, उसकी किडनैपिंग यहाँ मुजफ्फरपुर से हो जाती है, यहीं का रहने वाला है, अब वो कहीं बाहर चला गया, मान लीजिए बेगूसराय, उसको किडनैप करके ले गए, पटना ले गए या मेरठ ले गए, वहां उसको थाना पता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया, इस प्रावधान को इसमें ऐड नए कानून में जोड़ा गया, और इसकी शुरुआत जो हुई थी जस्टिस वर्मा कमेटी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी। अब देखिए इसको लेकर प्रावधान नए कानून में दिया हुआ है, देखिए जीरो एफआईआर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, है ना। इसमें कहां है, इसमें सेक्शन 173, यह जो सेक्शन है सेक्शन 173 में है,
एकदम दिमाग में रखिए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सेक्शन 173, 172 के बाद 173, 173, ठीक है। लेकिन यह जो है प्रोविजन पहले नहीं था, सीआरपीसी जो था, सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं था, तो फिर उस वक्त कैसे जीरो एफआईआर होता था, कैसे होता था, यह भी तो आपको जानना है। आखिर होता कैसे था उसको लेकर पहले एफआईआर। देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर है, यह क्या हुआ कि जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट, एक तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर है, ठीक है, यह इंट्रोड्यूस किया गया सीआरपीसी में। सीआरपीसी, ये जो बीएनएसएस है, जो बीएनएसएस देख रहे हैं, इससे पहले कौन सा कानून था? इससे पहले कानून था सीआरपीसी। क्या था? सीआरपीसी 1973, यही ना था? सीआरपीसी 1973 यही कानून था ना? तो इस सीआरपीसी को क्या किया, रिप्लेस करके कौन सा कानून आया? बीएनएसएस आया। तो सीआरपीसी जो पहले था, उस वक्त जीरो एफआईआर कैसे इसको लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया क्योंकि कानून में तो नहीं था प्रावधान, तो यह लागू किया गया आपको थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। वह जजमेंट क्या है? नोट डाउन कर लीजिए। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014। 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन के माध्यम से कहा कि आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन। कोई जुडिक्शन की बात नहीं होगी। आपके थाने में अगर आया है विक्टिम, ठीक है, इन्फॉर्मेंट अगर आपके थाने में आया है, तो आपको एफआईआर वहां पर दर्ज करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह देखिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, मैं लाया हूं, इसीलिए मैंने कहा ना, मैं एकदम कंसाइज नोट्स आपके लिए बनाऊंगा। ऐसा बनाऊंगा कि दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। दिमाग में जब चीजें विजुअलाइज होंगी ना, तो आपका कलम ऐसे ऐसे चलेगा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप जवाब देंगे ना, टू द पॉइंट देंगे, ठीक है भाई। सिविल जज बनना है आपको, मेहनत तो करना होगा, है ना। अब लैंडमार्क जजमेंट, अच्छा, ये नोट्स के लिए आपको परेशान नहीं होना, मैंने बार बार बताया, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो है लॉकुल का है उस पर मिल जाएगा। चलिए, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का जजमेंट है ललिता कुमारी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी और की बात नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वह कानून है, यह तो आपको पता है, या मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया, यानी मैंडेटरी हो गया, मतलब इफ बट वाली बात नहीं है। मैंडेटेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर किस मामले में? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, संज्ञेय अपराध। भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो वैसे भी एफआईआर नहीं होता, वहां क्या होता है? एनसीआर होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर कहाँ होता है? तो एफआईआर होता है आपका संज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इसीलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मैंडेटरी कर दिया, कंपल्सरी कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और यहीं से हो गया, इट लेज डाउन दी फाउंडेशन फॉर जीरो एफआईआर। यहीं से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। जस्टिस वर्मा की कमेटी, ठीक है, वहां उसके बाद ललिता कुमारी का आ गया, एक और सुप्रीम कोर्ट का चल गया कि भाई एफआईआर दर्ज करो, मैंडेटरी है, हमने कह दिया। ऐसे थोड़ी होगा, कोई थाने पर आया उसे वापस भेज दोगे? ऐसे नहीं होता है। लो भाई एक और जजमेंट पढ़ लो, एक और जजमेंट, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनीता रामुलू, ठीक है। emphasized that police cannot refuse to register FIR on judicial grounds। नोट करते रहिएगा ये सारे जजमेंट, ठीक है। यह हो गया जजमेंट। देखिए कह तो रहा हूं कि एकदम टू द पॉइंट मैंने तैयार किया है। फिर सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 का जजमेंट है। री इन्फोर्स्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर।
अलाउइंग एफआईआर रजिस्ट्रेशन एट एनी पुलिस स्टेशन। एनी पुलिस स्टेशन मतलब मेरे साथ यहाँ कोई घटना हुई है तो जरूरी नहीं है कि मैं काजी मोहम्मदपुर थाना जाऊंगा, ठीक है, मैं विश्वविद्यालय थाना भी चला जाऊंगा तो वहां भी मेरी एफआईआर दर्ज होगी, टाउन थाना भी जाऊंगा वहां भी होगा, सदर थाना है उधर सदर थाना में भी होगा, ठीक है, भगवानपुर। तो ये सब वाली बात है। तो एफआईआर दर्ज करने से सर आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह जो अभी डिस्कस किया है मैंने, यह कब किया है, जब ओल्ड क्रिमिनल लॉ था, क्योंकि ओल्ड क्रिमिनल लॉ में क्या, इसीलिए मैंने जजमेंट दिया। सीआरपीसी में यह प्रोविजन प्रावधान तो नहीं था जीरो एफआईआर का, तो उस समय इन्हीं जजमेंट्स के हवाले से लागू होता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार जजमेंट दे दिया तो वह कानून का रूप है, और उसी जजमेंट के आधार पर जीरो एफआईआर रजिस्टर होता आया था। लेकिन जब नया कानून आ गया तो भाई चलो अब फिर से अच्छे से ड्राफ्टिंग होगी, और उसमें फिर से उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसे मेंशन किया गया, ठीक है, उसमें लिखा गया कानून में, ठीक है। वो भी मैं कंपैरिजन भी करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या प्रावधान था क्या प्रावधान नहीं था। चलिए तो देखिए अब इन डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जीरो एफआईआर तो जस्टिस वर्मा की कमेटी से हमने देखा था कि इसका फाउंडेशन यहीं से हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें प्रावधान कहाँ दिया है, तो सेक्शन 173, सेक्शन 173 जो बीएनएसएस का है यही बात करता है आपको एफआईआर की, ठीक है, एफआईआर की बात करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसी में इंक्लूड किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर, यहीं पे इंक्लूड किया, देख लीजिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है जीरो एफआईआर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या है, सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। बड़ा स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। एनी पर्सन कैन रिपोर्ट अ कम्युनिकेबल ऑफेंस टू द पुलिस इधर ओरली, मौखिक रूप से भी या इन राइटिंग, और बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। नया चीज ऐड किया गया है कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी जो है आप थ्रू व्हाट्सएप थ्रू मेल भी आप अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यह चीज सीआरपीसी में नहीं था। और एनी पुलिस स्टेशन, आपकी एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन पे दर्ज हो जाएगी, यह बात कहता है सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और देखिए लिखा भी हुआ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी कि मेरे साथ गन्नीपुर में कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, मैं बाहर का रहने वाला व्यक्ति हूं, या मैं वैसी स्थिति में नहीं हूं, मैं किसी और थाने में चला गया, गन्नीपुर अभी मान लीजिए, ठीक है, अभी काजी मोहम्मदपुर थाने के जुडिक्शन में आता है, मैं वहां नहीं जाकर मैं विश्वविद्यालय थाना चला गया, मेरी एफआईआर वहां पर दर्ज होगी, मेरी जीरो एफआईआर वहां पर दर्ज होगी, बाद में उस एफआईआर को उस थाने को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर कहता है द सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स दैट व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन ओरली, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति थाने पर जाता है और वो मौखिक रूप से ओरली अपनी एफआईआर को दर्ज करवाता है, यानी वो घटना के बारे में बता रहा है कि सर मेरे साथ यह हादसा हुआ है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में होगा कि जो ओरली मौखिक रूप से जो इंफॉर्मेशन दिया गया है यह क्या होगा, लिखित में नोट किया जाएगा इसको, किसके द्वारा, तो ऑफिसर, ठीक है, वहां पर जो थाना पर जो मौजूद रहेंगे पुलिस ऑफिसर उनके द्वारा इसको रिटेन में लिखा जाएगा, और जो विक्टिम है जो इंफॉर्मेंट गया है उसको रीड ओवर यानी उसको बताया जाएगा कि यह लिखा है, जो आपने बोला है वही बात मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद वहां पर उसका साइन होगा इंफॉर्मेंट का। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एफआईआर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसमें क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक अगर मीन्स में अगर एफआईआर दर्ज होता है आपका तो वहां पर कुछ नहीं, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड अपॉन बीइंग साइंड विद इन 3 डेज। देखिए आपने मेल से एफआईआर दर्ज करवाया या व्हाट्सएप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, आपने एफआईआर दर्ज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है ना, तो मोबाइल से मान लीजिए आपने एफआईआर दर्ज करवाया, तो उससे क्या होगा कि पुलिस उसको क्या करेगी, जो
कंसर्न पुलिस ऑफिशियल थाने में है, उसको आपके इंफॉर्मेशन को वो दर्ज कर लेंगे, अपने रिकॉर्ड पर रख लेंगे। लेकिन 3 दिन के अंदर क्या करना है, उस पर आपका साइन होना है। जिस दिन आपने इंफॉर्मेशन दिया उसके विदिन 3 डेज, ठीक है, आपका उस एफआईआर पर साइन होना जरूरी। साइन तो जरूरी है ना, ठीक है, नहीं तो कोई भी किसी के बारे में मान लीजिए एफआईआर दर्ज करवा देगा, इसके कंफर्मेशन पे, ताकि मिसयूज ना हो इसका। यह जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो ऑनलाइन एफआईआर जो होता है, ठीक है, थ्रू मेल, व्हाट्सएप, ये सब, इसका मिसयूज ना हो, उसके लिए जिस व्यक्ति ने, जो इन्फॉर्मेंट है, उसका 3 दिन के अंदर इसमें साइन होना जरूरी है। तो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है यहाँ बन रहा है आपका। मैंने कहा ना, नोट्स उस हिसाब से मैंने डिजाइन किया कि आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर जीरो एफआईआर की बात करें, जीरो एफआईआर इज रिकॉर्डेड विद इन अ सीरियल नंबर। जैसे हर एफआईआर का एक नंबर होता है ना, हर एफआईआर का एक नंबर होता है, तो अगर यह जो जीरो एफआईआर है, इसका क्या सीरियल नंबर होगा? उसका सीरियल नंबर होगा 0। क्या होगा? 0। भाई जीरो एफआईआर है तो 0 होगा। मान लीजिए अब विश्वविद्यालय थाना में जाता हूँ, यह इस थाने के जुडिक्शन तो मैं आता नहीं, मेरा थाना कौन सा है? अभी काजी मोहम्मदपुर है। तो वहां विश्वविद्यालय में थाने गया तो वो लोग मेरे एफआईआर को एक नंबर देंगे 0, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू द पुलिस स्टेशन विद द जुडिक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि उसके बाद क्या करेंगे? उस एफआईआर को, जो मेरी एफआईआर है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? तो उस थाने को किया जाएगा, यानी काजी मोहम्मदपुर थाने को किया जाएगा, जिसके जुडिक्शन में यह पूरा वाकया, हादसा, इंसिडेंट, यह घटना हुआ था, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है। अब एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉरथविथ। एक कॉपी दे दी जाएगी एफआईआर की, ठीक है। वह क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। जीरो एफआईआर जो होगा, ठीक है, वह उसकी कॉपी दे दी जाएगी। किसको? टू द इन्फॉर्मेंट। अभी मैं बार बार बोला था इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो विक्टिम है या उसके बिहाफ से कोई इन्फॉर्मेंट कोई थाने पर जो गया है, ठीक है ना, तो उस इन्फॉर्मेंट को क्या होगा? उसकी कॉपी दे दी जाएगी। किसकी? जो एफआईआर हुआ है, ठीक है। टू द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, मान लीजिए उसकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, या और भी कोई हो सकता है, या फिर जो विक्टिम है, जिसके साथ खुद हादसा हुआ है, ठीक है, विक्टिम भी जा सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये प्रावधान इसलिए दिया हुआ है कि इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि कानून में प्रावधान दिया गया तो कोई भी किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दे, एफआईआर कर दे, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लेंट, शिकायत करता है, उसको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए मिल जाए, जो एफआईआर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। या जो थाने में मान लीजिए एफआईआर हुआ, नहीं दर्ज किया, तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसीलिए उसको एक कॉपी दी जाती है। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 of BNSS provides that upon receipt of information relating to cognizable offense punishable for 3 years or more, ठीक है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनको पहले समझिए। ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जिन्हें हम संज्ञेय अपराध भी कहते हैं, वो ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें 3 साल या 3 साल से ज्यादा उसमें पनिशमेंट का प्रावधान होता है, ठीक है। या फिर जो लेस देन 3 इयर्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है? द ऑफिसर इंचार्ज में विद प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईदर प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें हो सकता है, ठीक है। इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं करके क्या होगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात यहाँ पर कही गई है, ये ऐड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यह क्यों किया गया है? अब इसमें इमीडिएट अरेस्टिंग के लिए क्या होता है कि कई बार लॉ का मिसयूज होता है, ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, ठीक है ना। उसी को लेकर यह पूरा प्रावधान में इस बात को भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्यों ये प्रावधान दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया है टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस, ठीक है। यानी कोई केस बनता है कि भी नहीं बनता है। 498A का बड़ा मिसयूज होता था, ठीक है, इस तरह के मामलों। तो उसमें क्या होता था कि लोग अक्सर गलत झूठी एफआईआर हो जाती थी, ठीक है, वो सारी चीजें। इसमें क्या हुआ कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कही गई, यह प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो उसी के लिए पहले तो था कि जजमेंट के आधार पर होता था, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर
यहाँ पर प्रावधान ही दे दिया गया पूरा, ठीक है इसमें। और फिर उसके विद इन 14 डेज, ठीक है, ये पूरा जो आपको इंक्वायरी करना है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है कितने दिन के अंदर, तो विद इन 14 डेज करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो इसमें आप प्रोसीड कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जीरो एफआईआर के सिचुएशन में अगर कोई पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जीरो एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो यहां पर क्या होगा, द कंप्लेनेंट कैन अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो कंप्लेनेंट है, अगर कोई जीरो एफआईआर नहीं लेता है यहाँ पर, तो यहाँ कंप्लेनेंट क्या करेंगे, कंप्लेनेंट किसको अप्रोच करेंगे, तो जो हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जो एसपी साहब हैं, उनके पास जाएंगे, या फिर जो अदर हायर अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके पास जाएंगे। किस प्रावधान के तहत, तो सेक्शन 175, सेक्शन 175 के तहत वह वहां पर जाएंगे, उसकी शिकायत लेकर कि साहब देखिए मेरा जो जीरो एफआईआर है वह दर्ज नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि वैसा पदाधिकारी, वैसा पुलिस ऑफिसर जो जीरो एफआईआर या एफआईआर दर्ज नहीं करता है, नॉर्मल एफआईआर भी होता है जो, ठीक है, उसको भी अगर दर्ज नहीं करता है, जीरो एफआईआर भी दर्ज नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो क्या पनिशमेंट है, अगर जीरो एफआईआर या एफआईआर अगर कंसर्न पुलिस वाला, पुलिस ऑफिशियल दर्ज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर्स फेलिंग टू रजिस्टर जीरो एफआईआर, ठीक है, फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस मे फेस पेनाल्टीज अंडर सेक्शन 199 का सी, ठीक है, 199 का सी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के तहत, ठीक है। अब यह प्रावधान क्या दिया गया है, तो यह प्रावधान है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट पुलिस ऑफिशियल हो गए, डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, ठीक है, ऐसा पब्लिक सर्वेंट, ऐसा लोक सेवक जो कि कानून जो है, कानून को डिसओबे कर रहा है, उसकी अवमानना कर रहा है, ठीक है, जो कानून के प्रावधान दिए गए उन्हें नहीं मान रहा है, जीरो एफआईआर कानून में दिया गया, आप उसका डिसओबे कर रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सेक्शन 199 का प्रोविजन सी ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब देखिए, it provides that whoever being a public servant fails to record any information given to him under subsection 173 का subsection 1 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, देखिए इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। तो वैसी स्थिति में कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, यानी किसी पुलिस वाले के पास आप जाते हैं, ठीक है, आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, वहां क्या करता है, वो मना कर देते हैं एफआईआर दर्ज करने से, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वैसी स्थिति में होगा कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा एक्शन, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म, कितने दिन की सजा होगी, नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने के लिए उनको, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, ठीक है, कठोर कारावास मिलेगा। ये जो रिगरस इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, अगर आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं और पुलिस वाले अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो उनको कठोर कारावास मिलेगा, कितने दिन के लिए, तो नॉट बी लेस देन 6 मंथ, ठीक है, और 6 महीने से कम सजा नहीं होगा, मतलब कम से कम 6 महीने का तो जेल होगा ही होगा। उसके अलावा यह सजा कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, ऐसे पुलिस वाले जो आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं, उनको 2 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है। 6 महीने का तो कंफर्म है, 6 महीने का तो देना ही देना है, लेकिन उससे ज्यादा भी मिल सकता है, और वो 2 साल तक का मैक्सिमम होगा, और साथ में फाइन भी लगेगा उनको। अब देखिए, कंपैरिजन बिटवीन सीआरपीसी 1973 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर which was introduced अंडर सीआरपीसी थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एंड गाइडलाइंस, ये तो मैंने आपको बताया ही कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में नहीं था। तो सीआरपीसी में, जब सीआरपीसी प्रभाव में था, जब लागू था, तो जीरो एफआईआर के तहत एफआईआर दर्ज कैसे किया जाता था, तो यह होता था थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन थी, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ
यूपी 2014, इसके थ्रू होता था, यह जीरो एफआईआर लागू था। ठीक है, उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, सीआरपीसी के तहत जो प्रावधान दिया गया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और बीएनएसएस के तहत जो प्रावधान दिया गया वो लिख दिया। इसमें एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में क्या होता है, एफआईआर होता है। इस बात को बार बार दिमाग में रखिए, आप लोग डाउट में आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कहाँ होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में होता है। सीआरपीसी में क्या सेक्शन था, तो सेक्शन 154। बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1। उसके बाद जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में जुडिशियली इवॉल्व, नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड का मतलब कोई सेक्शन नहीं था, ठीक है ना, इसको लेकर कोई सेक्शन 154 में कोई प्रावधान नहीं दिया गया था, ठीक है ना। यह सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बताया मैंने, ठीक है। तो उन जजमेंट के माध्यम से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, लेकिन कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बीएनएसएस में क्या हो गया कि सेक्शन 173 में बकायदा एक प्रावधान दे दिया गया, ठीक है ना, कि इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि सेक्शन 173 के तहत आपको जीरो एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर, तो इसमें जो एफआईआर था उसको ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर सीआरपीसी में जीरो एफआईआर जो दर्ज होता था उसको लेकर प्रावधान नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 के तहत प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर प्रावधान नहीं दिया गया था। जीरो एफआईआर तो हो जाता था, वो ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे जाएगा, किस थाने जाएगा, है ना, कितने दिन में जाएगा, यह सब कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला अगर आपकी जीरो एफआईआर लेने से मना कर दे, कोई पुलिस वाला अगर जीरो एफआईआर आपकी लेने से मना कर दे तो क्या होगा, तो एक्शन अगेंस्ट रिफ्यूजल सेक्शन 154 के सबसेक्शन 3 के तहत था, यह जुडिशियल रेमेडी था। अब यहीं पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रावधान दिया गया है सेक्शन 175 ऑफ बीएनएस। दो जगह प्रावधान, अगर कोई पुलिस वाला आज की तारीख में आप जीरो एफआईआर के लिए जाते हैं, कोई पुलिस वाला मना कर देता है, तो वहां पर क्या होगा, दो कानून है, दो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक है सेक्शन 175 किसका, तो बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, और एक सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 199 का क्लॉज सी, जिसमें कि 6 महीने का कम से कम जेल, 6 महीने का जेल होगा और कठोर कारावास होगा, और वह 6 महीने की सजा 2 साल तक जा सकती है, ठीक है। और यह भारतीय न्याय संहिता के तहत ये प्रावधान दिया गया है। अब डिजिटल एफआईआर, तो डिजिटल एफआईआर जो था, जो ऑनलाइन फॉर्म में था, थ्रू व्हाट्सएप, मेल, ये सब, तो यहाँ पर सीआरपीसी में यह नहीं था, नॉट मैंडेटेड। लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग राज्य सरकारें बनाई हुई थी अपने हिसाब से, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया सेक्शन 173 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में इसको लेकर प्रावधान दे दिया गया। जजमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी बीच में, ठीक है, कि जजमेंट सब पढ़ लीजिएगा। जो सीआरपीसी था, सीआरपीसी में लोग पूछेंगे ना कि सर सीआरपीसी में कैसे लागू हुआ, तो यही ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सारा पीडीएफ दे दूंगा, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाटी रामालू, उसके बाद सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ, सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों आज का यह लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूं। किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। दूसरी बात कि यह सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, और आप जितना मेहनत कर रहे हैं, आपकी इस जर्नी में उतने ही मेहनत और लगन के साथ मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स को अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल है लॉकुल का, उस पर मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा। दूसरी बात, आपका अपना चैनल है यूट्यूब पर, लॉकुल के नाम से ही, लॉकुल का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, उस पर सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहता हूँ समय समय पर। कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। नमस्कार।